आज हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे। हिंदी में विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण से आपके एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आज हम लोग सारी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए घर शुरुआत करते हैं। विशेषण होता क्या है, एक परिभाषा आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे आपका काला, सफेद, बड़ा, छोटा, लंबा इत्यादि कुछ शब्द हैं जो आपकी विशेषता बताते हैं, इनको विशेषण कहा जाता है। लेकिन आजकल क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जा रहा है। विशेषण की डेफिनेशन ही आपसे पूछ ली जाती है और वो कुछ अलग शब्दों में पूछी जाती है। जैसे आप लोग इसको समझिएगा कि विशेषण क्या होता है। एक परिभाषा में आपको बता चुका हूँ क्या, कि जिन शब्दों से, जो शब्द या जिन शब्दों से हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का पता लगता है उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना आप लोग, जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है जी। चलिए अब दूसरी परिभाषा को हम लोग देखते हैं। क्या विशेषण, जिस शब्द के द्वारा संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित किया जाता है उसे विशेषण कहा जाता है। जिस शब्द के द्वारा संज्ञा की व्याप्ति, व्याप्ति का मतलब है उसकी व्यापकता को, मर्यादित का मतलब सीमित किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, जिस शब्द के द्वारा संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित किया जाता है उसे विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल समझिएगा पहले आप लोग। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है, जैसे गाय। गाय कहने से हमें तमाम प्रकार की गायों का बोध हो रहा है, सभी गायों का बोध हो रहा है। लेकिन अगर इसकी विशेषता बताई जाए, कुछ एक शब्द लगाया जाए जो इसकी विशेषता बताने वाला हो, जैसे मैंने कहा कि काली गाय, काली शब्द लगा देने से अब मुझे जो हो रहा है, अब से पहले खाली गाय होने से जो शब्द था आपका गाय, इससे पूरी गायों का यानी कि सभी गायों का बोध हो रहा था। लेकिन काली गाय या काली शब्द लगा देने से केवल और केवल जितने भी काली गाय हैं सिर्फ उनका बोध हो रहा है। तो एक तरह से इसने, इस शब्द ने संज्ञा की यानी कि इसकी व्याप्ति, इसकी व्यापकता को सीमित कर दिया है, मर्यादित कर दिया है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझना कि जिस शब्द के द्वारा संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित किया जाता है यानी कि सीमित किया जाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो जैसे आपके सामने लिखा हुआ, जैसे काली गाय लिख सकते हैं हम लोग, लाल गाय, ठीक है जी, सफेद गाय। तो ये आपकी डेफिनेशन की विशेषण। आगे देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, उनको हम लोग सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है आपका गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन आपसे यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है कि निम्न में से कौन सा विशेषण का भाग है या निम्न में से कौन सा विशेषण का भाग नहीं है। तो सार्वनामिक विशेषण ये भी विशेषण का भाग है, संख्यावाचक भी इसका भाग है, एक आपका परिमाणवाचक भी इसका एक भाग है और एक आपका गुणवाचक भी इसका एक भाग है। बाकी इन भाग के भी कुछ उपभाग इंटरनली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग फिलहाल इनको समझिएगा। 4 प्रकार है, 4 भाग मैंने आपको बताए हैं। तो एक एक को हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। जैसे पहला आपका है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं इसको समझते हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के पूर्व या बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दोबारा फिर समझिएगा, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब लोग समझिएगा, जैसे कुछ शब्द आपसे कहा जाए कि मेरी गाय, संज्ञा इसमें क्या है, गाय है, लेकिन गाय की विशेषता क्या बता रहा है शब्द, एक शब्द है मेरी, तो एक तरह से आपका सार्वनामिक विशेषण हुआ। मेरी कार, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण हुआ। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपसे बन ले जाते हैं। दोस्तों गर्मी आज बहुत हो रही है, एक तरह से बहुत एक अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है, थोड़ा सा उसका प्रभाव भी दिख रहा है। खैर आगे देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका मौलिक सार्वनामिक, यानी कि जो मूल सर्वनाम होते हैं। मौलिक सार्वनामिक का मतलब होता है जो मूल सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, मेरा, वह, तुम। मैं आपको सीरियल से पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, मैंने इससे पहले सर्वनाम भी बताई थी, उससे पहले संज्ञा भी बताई थी। देखो क्या होगा, जैसे यहाँ सार्वनाम के सर्वनाम का जिक्र आया है तो आपको सर्वनाम की जानकारी होनी चाहिए, वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो इसलिए हम एक वे में चल रहे हैं और सारी चीजें हमारी समझ में आ रही है। तो मूल सर्वनाम जैसे आपका मैं, मेरा, वह, तुम, आपके मौलिक सर्वनाम या मूल सर्वनाम कहलाते हैं।
दूसरे होते हैं यौगिक सर्वनाम, यानी कि जो परिवर्तन के साथ, मूल सर्वनाम में परिवर्तन के साथ आपके जो बनते हैं उन्हीं को यौगिक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे ऐसा, वैसा, जैसा, ऐसे कुछ ये सब, ये भी आपकी एक सार्वनामिक विशेषण का एक भाग है। जैसे ऐसा व्यक्ति, व्यक्ति एक तरह से एक संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये शब्द आपके यौगिक सर्वनाम में आते हैं। आगे हम लोग और देखते हैं दूसरा जो भाग होता है इसका, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? तो जाहिर सी बात आप लोगों को से नाम से पता लग रहा है कि जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। इसको हम लोग देखते हैं। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार का होता है। एक आपका निश्चित संख्यावाचक, एक आपका अनिश्चित संख्यावाचक। जिससे हमें संख्याओं की निश्चितता का बोध हो या किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें हम लोग निश्चित संख्यावाचक में रखते हैं, और जिससे हमें इन संख्याओं की निश्चितता का बोध नहीं होता उन्हें हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक में रखते हैं। देखिएगा कैसे कैसे संख्या और निश्चित संख्यावाचक के कुछ 5 भाग होते हैं। ये उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे उदाहरण भी हम लोग देख लें। यहाँ आप लोग थोड़ा सा समझना, एक परिमाणवाचक, एक आपका संख्यावाचक। जो चीजें, जो वस्तु या जो भी आपका एक तरह से आर्टिकल्स है, गणनीय है या गणना करने लायक है, वे आपके यहाँ आएंगे संख्यावाचक में। और जो आपके गणना करने लायक नहीं है लेकिन एक तरह से मापतोल की स्थिति है, वे आपके यहाँ आएंगे। किसमें? आपके परिमाणवाचक में। तो इस पर थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। इसको हम लोग देखते हैं। एक उदाहरण, जैसे आपसे कहा जाए कि मुझे 5 कुर्सी चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपका हम लोग इसकी गिनती कर सकते हैं, तो निश्चित संख्यावाचक है। और दूसरा आपसे कहा जाए कि मुझे कुछ कुर्सी चाहिए, मुझे कुछ कुर्सी चाहिए, तो कुर्सी क्या है? गणना योग्य है, कुर्सी को हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश यहाँ हमें इसमें बताया नहीं गया है कि कितनी कुर्सी चाहिए, तो इसको हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। मुझे कुछ मेज चाहिए, तो जाहिर सी बात है मेज भी आपकी गणना योग्य है लेकिन बताया नहीं गया है, तो इसमें कुछ शब्द आते हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ यहाँ भी बताऊंगा, समझा रहा हूँ, आगे चल करके इसमें भी आपको इन दोनों में अंतर बताऊंगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर एग्जाम्स में होता है तो इन दोनों में ही होता है। आपको कर देखते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक के भी 5 भाग आपके बताए गए हैं। एक आपका गणनावाचक। गणनावाचक को देखो हम कैसे समझते हैं। इसके 2 भाग है, एक पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक। देखो पूर्णांक बोधक में क्या होता है? जिससे पूर्ण अंकों का बोध होता है। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। आपका आगे 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये आपके पूर्णांक बोधक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अपूर्णांक बोधक में जैसे संख्याएं पूरी न हो, बोलते हैं हम सवा बोलते हैं, 1.5, 2.5, 3.5, 5.5 इत्यादि आपके अपूर्णांक, यानी कि पूर्णांक नहीं है, ये आपके अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक होता है आपका क्रमवाचक। क्रमवाचक में जैसे आपको क्रम दिए जाते हैं, सीरियल से बोलते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अगर आपको कोई ऐसा उदाहरण लगे तो आप लोग क्रमवाचक में जा सकते हैं। इसके बाद और आगे चले, एक होता है आपका आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक का मतलब एक तरह से तुलना सी होती है, ठीक है। तुलना इसमें की जाती है। जैसे 100 गुना दिमाग, किसी के तुलनात्मक कंपेरिजन में, किसी की तुलना में देखा जाए, दूध से 2 गुना पानी। अगर इस प्रकार के आपको शब्दावली मिले तो आप लोग आवर्तीवाचक पे चले जाना। और आवर्तीवाचक इसका हिस्सा आपका संख्यावाचक विशेषण का, जिसके अंतर्गत निश्चितवाचक रहता है। आगे हम लोग देखें समुदायवाचक। समुदायवाचक क्या होता है? जैसे आपका चारों लड़के, दोनों भाई, यानी कि जिससे एक समुदाय का बोध हो, चारों लड़के, दोनों भाई इत्यादि आपकी इसी के उदाहरण है। और हम लोग देखते हैं 5वां भाग इसका प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में यानी कि जिससे हमें प्रत्येक की जानकारी हो, एक की जानकारी। देखो प्रत्येक व्यक्ति, बिल्कुल आगे चले, हर एक आदमी और आपका एक नेता। तो ये आपके एक तरह से निश्चित संख्यावाचक के 5 पार्ट थे। दोस्तों इनसे वैसे कभी कभार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इतना ज्यादा क्वेश्चन आपसे वैसे नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपसे बन जाता है। तो मैंने आपको इंटरनली आपको थोड़ा डिटेल में आपको बताया इसी। तो संख्यावाचक का पहला पार्ट हमारा क्लियर हुआ, आपका निश्चित संख्यावाचक। दूसरा है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। अभी भी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जिनसे हमें संख्याओं की निश्चितता का बोध नहीं होता, तो उसको हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। इसके में कुछ आमतौर पर शब्द
कुछ, कहीं और काफी। लेकिन आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ शब्द आपको आगे भी मिलेंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शब्द आपके या जो भी आर्टिकल्स आपके गणना योग्य है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे आपसे कहा गया कि मुझे सारी जमीन चाहिए, तो इसमें एक तरह से कह सकता हूँ कि मुझे कुछ जमीन चाहिए। तो कुछ शब्द यहाँ भी है लेकिन कुछ शब्द इसमें भी है। अब मुझे कुछ जमीन चाहिए, जमीन को हम ऐसे काउंट तो नहीं कर सकते। मुझे 1 जमीन चाहिए, 2 जमीन चाहिए, 5 जमीन चाहिए, एक यूनिट लगानी पड़ेगी। तो एक तरह से जमीन एक तरह से गणना योग्य नहीं है। मुझे कुछ धन चाहिए, अब धन एक तरह से हम ऐसे गणना योग्य तो नहीं कर सकते। धन आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कहीं गड़ा हुआ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह से आप लोग समझने की कोशिश करना, यहाँ क्या होगा कि ऐसे कुछ शब्द यहाँ भी मिलेगा वहां भी मिलेगा, लेकिन यहाँ अंतर यह है कि यहाँ जो शब्द मिलेंगे वे गणना योग्य होंगे, लेकिन किसी कारणवश आपके भी गिने नहीं गए। जैसे मुझे कुछ बाइक चाहिए, मुझे कुछ कार चाहिए, इनको हम लोग गिन सकते हैं। मुझे कुछ मार्कर चाहिए, मार्कर को भी हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है आपका परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। आप लोग बस इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके इन दोनों में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। जिससे माप तोल की वस्तुओं का बोध होता है। परिणामवाचक में आएगा कि जिससे हमें माप तोल की वस्तुओं का बोध होता है उसे परिमाणवाचक कहा जाता है। ये भी आपका 2 प्रकार का होता है, बिल्कुल इसी की तरह है, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें भी आपका यही है, जिन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से हमें एक तरह से माप तोल की वस्तुओं की निश्चितता का पता लगता है, उसे हम लोग निश्चित परिमाणवाचक में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा, रानी को 5 लीटर दूध चाहिए, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए रानी को कुछ दूध चाहिए, ठीक है ना, तो ये आपका अनिश्चित में आएगा। लेकिन रानी को 5 लीटर दूध चाहिए, तो ये आपका निश्चित परिमाणवाचक में आएगा। इसी प्रकार अमन को 100 गज जमीन चाहिए। अब जमीन ऐसे गणना योग्य तो नहीं है, लेकिन यूनिट दी हुई है, 100 गज चाहिए, तो ये आपका निश्चित परिमाणवाचक में आएगा। लेकिन ये माप तोल की ही सारी वस्तुएं हैं। जैसे राहुल को 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये भी आपका निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम लोग अगले को देखते हैं कि अनिश्चित परिमाणवाचक, बिल्कुल फिर आप लोग समझिएगा, कंफ्यूजन सबसे बड़ा यही रहता है। अनिश्चित में क्या होगा, जिससे माप तोल की वस्तु की निश्चितता का पता न लगे, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे रवि को कुछ जमीन चाहिए। अब रवि को जमीन चाहिए लेकिन कुछ चाहिए। अब कुछ में हम ये तो नहीं कह सकते, मान लो कितनी चाहिए, बीघा में चाहिए, हेक्टेयर में चाहिए, आपका एकड़ में चाहिए, तो कोई कंफर्म हमें नहीं है। ये कितनी चाहिए, 1, 2, 5, 10, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कुछ जमीन यानी कि हम इसको एक तरह से काउंटेबल नहीं है, ठीक है, ये गणना योग्य नहीं है। इसी प्रकार जगीरा को सारा धन चाहिए। अब जगीरा को सारा धन चाहिए, धन एक तरह से गणना योग्य नहीं है। सारा धन बहुत सारा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, तो ये आपका गणना योग्य नहीं है। इसके अलावा कविता को सारा सामान चाहिए, तो सारा सामान भी आपका गणना योग्य नहीं है। तो ये आपके अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण है। इसके अलावा विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से बिल्कुल बनता है और आपके एग्जाम्स में आता है। एक होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तम अवस्था। एक मूल अवस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है, एक उत्तम अवस्था होती है। कोई भी आपको शब्द दे देगा और उसमें आपको उससे पूछ सकता है कि इसकी उत्तरावस्था कौन सी होगी, इसकी उत्तमावस्था कौन सी होगी, या आपसे उत्तमावस्था दे करके पूछ लेगा इसकी मूल अवस्था कौन सी होगी। आप लोग समझिएगा। जैसे एक शब्द है निम्न, निम्न में तर लगा देने से निम्नतर बनता है, तो ये आपकी उत्तरावस्था, यानी कि उत्तरावस्था लगाने के लिए शब्द में क्या करते हैं, या विशेषण में तर लगा दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद उत्तम अवस्था में तम लगा दिया जाता है। बस यही 2 शब्दों का खेल है। क्या किया जाता है, विशेषण को जो मूल अवस्था होती है उसके बाद उत्तरावस्था को आपकी उत्तम अवस्था में लाने के लिए, उत्तरावस्था में लाने के लिए तर शब्द जुड़ता है, तर तर और आपकी तर, और उत्तम अवस्था में लाने के लिए तम शब्द जुड़ता है, तम तम और आपका तम। जैसे निम्न, निम्न का आपका उत्तरावस्था निम्नतर और उत्तमा निम्नतम। इसके
उसके बाद उच्च है, उच्च का उत्तर अवस्था आपका उच्चतर बनता है और उत्तम अवस्था आपका उच्चतम बनता है। इसी प्रकार लघु, लघुतर, लघुतम, निकृष्ट, निकृष्टतर और निकृष्टतम, ये आपके मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और आपके उत्तम अवस्था। इसके बाद एक और बचता है क्या, जैसे ये लिखा हुआ है परविशेषण, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन का बनता है। परविशेषण क्या होता है समझिए। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम की कुछ शब्द विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषणों की भी कुछ शब्द विशेषता बताते हैं, तो उनको हम लोग एक तरह से परविशेषण के नाम से जानते हैं। देखिएगा जैसे पांडे अत्यधिक तेज दौड़ता है, आप लोग ऐसे समझिएगा, इसको भी छोड़ करके चलिएगा। पांडे तेज दौड़ता है, तो पांडे तेज दौड़ रहा है, दौड़ना एक क्रिया हो रही है, कैसे दौड़ रहा है तेज, तो तेज शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन इस तेज शब्द आपका यहाँ क्या हुआ, विशेषण हुआ, लेकिन विशेषण के भी शब्द विशेषता कौन बता रहा है, अत्यधिक बता रहा है, तो यह आपका परविशेषण, ठीक है। तो जो विशेषण की भी विशेषता होता है उसे परविशेषण कहा जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है नेहा बहुत मोटी है, आप ऐसे समझिएगा नेहा मोटी है, तो मोटी शब्द विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, किसकी, नेहा की, ठीक है ना, तो ये आपका विशेषण हुआ और ये आपका विशेष्य हुआ। लेकिन मोटी की विशेषता आपका, यानी कि विशेषण की विशेषता आपका बहुत बता रहा है, तो बहुत आपका परविशेषण। इसी प्रकार आपका गीता अति सुंदर लड़की है, तो सुंदर इसमें विशेषण हुआ और आपका अति आपका पर विशेषण, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे बिल्कुल ले सकते हैं, इसको सारे को नोट कर लेना आप लोग। और मुझे ऐसी आशा है कि आप लोग समझ में अच्छे से आ गया होगा, अच्छे से आप लोग इसको नोट्स बना लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, घर पर रहिएगा, जय हिंद।